हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो आपके एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, तो आपकी जो तैयारी है ना उसको एक पीक के ऊपर लेकर जाना है, एक चोटी के ऊपर लेकर जाना है, जहां से आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे, वो आपका सिलेक्शन, और दूसरी चीज आपको कुछ भी दिखाई न दे। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस क्लास को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इंपॉर्टेंट पर्सन हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है ना वो आपकी स्क्रीन पर है और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है। इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो सिक्किम राज्य से संबंधित है। तो कौन सा है, यहां पर देखिए ऑप्शन डी जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट। तासी शब्दों, यहां पर शब्द ही लिखा गया, ये शब्दों भी बोला जाता है। तासी शब्दों जो है ना वो सिक्किम राज्य का क्या है, एक नृत्य रूप है, या फिर बोल सकते हैं तासी शब्दों एक नृत्य रूप है। किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से है, सिक्किम राज्य से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। देखिए यहां पर इससे संबंधित एक पॉइंट बनता है, यदि आपसे सीधा भी पूछ ले ना भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए तासी शब्दों जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये जो नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस राज्य से संबंधित है, सिक्किम राज्य से। आ गई बात समझ में। आगे देखिए यहां पर आपको दिख रहा है ऑप्शन सी, भंगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, भंगड़ा बताइए। तो भंगड़ा जो है ना वो आपका पंजाब से संबंधित है। किससे है, पंजाब से। इसके बाद मुनारी है, ये किससे संबंधित है, ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। किससे, उड़ीसा से, जिसका शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। क्या है, ओडिसी। इसके बाद कोलाटम की बात करें तो ये आपका संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। किससे, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है कोलाटम। कुचिपुड़ी कहां से है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आ गई बात समझ में। है कोई डाउट वाला पर्सन, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी डाउट हैं वो बिना कहे मैंने क्लियर करवा दिए। ठीक है, समझ में आ गई। तासी शब्दों किससे संबंधित है, ये ध्यान रखना है, सिक्किम राज्य से। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो चलें आगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा। प्लास्टिड जिनमें रिक्त स्थान रंजक क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। प्लास्टिड जिनमें कौन सा रंजक होता है, कौन सा रंजक क्लोरोफिल होता है, जो क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। देखिए लवक की बात करें ना तो लवक जो है ना वो प्राय पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किस कोशिका में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। प्राय किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिका। ये तीन प्रकार के होते हैं। तीनों के बारे में बात करें तो सबसे पहला होता है हरित लवक। कौन सा लवक है, हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। किस रंग का होता है, हरे रंग का। कैसा, हरे रंग का। ठीक है, इसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका होता है वर्णी लवक। कौन सा लवक, वर्णी लवक। पर्सन के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, जो मैं बता रहा हूं यहीं से आपका पर्सन का आंसर भी आपको मिल जाएगा। क्लोरोप्लास्ट इसको बोला जाता है, वर्णी लवक को बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, कैसा होता है, रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन होता है। और तीसरा आपका होता है अवर्णी लवक। कौन सा होता है, अवर्णी लवक, जिसको बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो क्या होता है, रंगहीन होता है। रंगीन, एक तो रंगीन होता है, एक होता है रंगहीन, मतलब जिसका कोई रंग नहीं हो। अब प्रश्न देखिए कि
प्लास्टिड्स जिनमें रिक्त स्थान रंजक क्लोरोफिल होता है, जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वो क्या होता है? हरित लवक। रंग पूछ रहा है तो हरा रंग, ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। आ गई बात समझ में? तो ध्यान से देखना है बच्चों, इसको इस प्रकार से आपको समझना है कि जो चीजें है ना आपके सामने, वो आपके माइंड में बैठनी चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा, वरना पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि जो पादप कोशिकाएं है ना, जो लवक होता है वो किन में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। 3 प्रकार के मैंने आपको बता दिए। एक तो हरित लवक हो गया, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है, किस रंग कैसा होता है? हरे रंग का होता है। दूसरा वर्णी लवक हो गया, जिसको क्या बोला जाता है? क्रोमोप्लास्ट, जो कैसा है? रंगीन। और तीसरा है अवर्णी लवक, जिसको बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट, जो हो गया आपका रंगीन। आ गया समझ में? तो चले देखिए अगला प्रश्न। देखिए हमारा क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक, हमें पता है। डेट भी देख लीजिए, तो डेट आपको पता ही होगी, 13 अप्रैल। नहीं पता है तो लिख लेना, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बारे में बात करेंगे। पहले प्रश्न देख लीजिए, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर जो है ना, वो आपका पंजाब होगा। और ये कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में। किस प्रकार से हुआ? इसके पीछे रीजन क्या थे? कारण क्या थे? इस हत्याकांड के पीछे कौन था? ठीक है, तो उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपका देखिए डाउट के लिए यहाँ पर कर देते हैं। अमृतसर की बात कर रहे हैं, वहां पर एक जनसभा आयोजित हो रही थी जलियांवाला बाग में। किसमें? जलियांवाला बाग में। वो जनसभा क्यों हो रही थी? क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो है, इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर जनसभा चल रही थी। ठीक है, तो वहां पर जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर। उस जनरल डायर की सहायता की थी, एक हमारा भारतीय था, हंसराज नाम का व्यक्ति था, जिसने जनरल डायर की सहायता की थी। और उस सभा पर जनरल डायर ने चारों तरफ से घेर के क्या कर दी? अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो वहां पर बहुत से लोग शहीद हो गए थे, जिनकी जानें चली गई थी। ठीक है, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड हुआ था। देखिए इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। इस विरोध में देखिए हम तो पहला पॉइंट ये भी है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, उन्होंने इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जो उनको उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, उन्होंने इस हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि विरोध और भी बढ़ता गया, तो सरकार ने क्या किया? एक हंटर कमीशन का गठन किया था। किसका? हंटर कमीशन का गठन किया था। इसके ध्यान रखना, तो ये किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। तो प्रत्येक चीज जो आपकी है ना, आपसे एग्जाम के से रिलेटेड है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। और उन सभी चीजों को आप क्लियर करते हुए चलोगे ना, तो पीछे की जो चीजें वो भी आपको ध्यान रहेंगी। वरना सीधा सीधा पढ़ने से फायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो पढ़ोगे वो भूल जाओगे, फिर आगे पढ़ोगे, फिर वापस आओगे, तो क्या मिलेगा? आपको बराबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कब की बात कर रहे हैं? 2001 की बात कर रहे हैं। देखिए जितने भी हमने अभी तक प्रश्न किए हैं, डेली हमारी जो क्लास आ रही है, उनमें लगभग जो है ना प्रश्न आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से संबंधित या फिर शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ने का फायदा क्या है, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि ये जो टॉपिक है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़ लेना, ताकि यहां से जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए ना, वो आप अच्छे तरीके से करके आ सको। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न क्या है कि 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? अलरमेल वल्ली को। ऑप्शन बी क्या होगा?
करेक्ट होगा। अब इनको ये सम्मान तो मिला है, लेकिन ये किसी चीज में अग्रणी होंगी तभी तो इनको सम्मान दिया जाएगा। तो इनके बारे में बात करें तो देखिए, अलरमेल वल्ली जो है ना, एक शैली है पंडानल्लूर। कौन सी? पंडानल्लूर शैली, भरतनाट्यम की। जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, उस भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है पंडानल्लूर शैली। उनकी ये अग्रणी, उनमें ये अग्रणी प्रतिपादक है। क्या है? अग्रणी प्रतिपादक है। इसी वजह से इनको ये सम्मान, कौन सा? संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया है। भरतनाट्यम जो है ना, वो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसके बाद देखिए, इनके बारे में बात करें तो 1991 में इनको दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था 1991 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को रिक्त स्थान की ओर ले जाती है। परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की जो अनुपस्थिति है, जो आधुनिक तकनीकें फिलहाल आ रही हैं, उनकी अनुपस्थिति। आप इस प्रश्न को थोड़ा सा सोचकर भी इसका आंसर दे सकते हैं कि आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को, जो कृषि का उत्पादन हो रहा है, उसको किस ओर ले जा रही है। तो आज के टाइम की जो मशीनें चल रही है ना, यदि हम उनका उपयोग इस टाइम नहीं करेंगे तो क्या होगा? कृषि उत्पादकता को किस ओर लेके जाएंगी? निम्न स्तर की ओर। ऑप्शन सी हमारा यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। आधुनिक मशीनों का उपयोग, जो चीजें बन रही हैं, जो जिस चीज के लिए जो चीज बनाई गई है, कृषि के लिए जो चीज बनाई गई है, उनका उपयोग करके क्या कर सकते हैं? उत्पादकता को बढ़ावा दे सकते हैं। किसको बढ़ावा दे सकते हैं? कृषि उत्पादकता को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा क्या है कि आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को किस ओर ले जाती है? तो किस ओर ले जाती है? निम्न स्तर की ओर ले जाती है। आ गई बात समझ? चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए हमारा, विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? जो विश्व शतरंज चैंपियन है विश्वनाथ आनंद, वो किस देश के हैं? आपसे ये पूछा गया है। तो सभी को पता होगा इनके बारे में। कहाँ के? ये भारत के। ऑप्शन ए बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। जो विश्व शतरंज चैंपियन है विश्वनाथन आनंद, वो कहाँ के हैं? हमारे देश के, भारत के हैं। देखिए, इनके बारे में बात करो तो इनको प्रत्येक अवार्ड दिया गया, चाहे पद्मश्री हो, अर्जुन अवार्ड हो, पद्म भूषण हो, इन सभी ये अवार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। साथ ही जो सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहला, वो किनको दिया गया? 1991-92 में वो दिया गया विश्वनाथन आनंद को। देखिए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। अब देखिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका भी आपको पता होगा, नाम बदल दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अब बात ये आती है कि मेजर ध्यानचंद है कौन? तो इनको जो है ना, वो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, प्रत्येक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। आ गई बात समझ? चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा हमारा पड़ोसी देश है जो राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? आपका टारगेट फिक्स है, मुझे पता है। आपका आंसर जो ना आप सोच रहे हो वो ये सोच रहे हो, अरे कभी तो छोड़ दिया करो इसको। ठीक है, हमारा ऑप्शन होगा सी, चीन। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर? चीन। पाकिस्तान क्या है? राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा है। इसके ऊपर सीधा टारगेट नहीं करना, क्योंकि हमको देना है पहले आंसर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें क्या है कि 1928 में चलते हैं। चलो 1928 के बारे में बात करें कि 1928 में कनाडा के एक एथलीट थे जिनका नाम था बॉबी रॉबिन्सन। क्या नाम था?
बॉबी रॉबिन्सन। नाम ध्यान रखना, बॉबी रॉबिन्सन कौन है? कनाडा के एक एथलीट हैं और 1928 में इनको राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया था। कहने का मतलब कि आप इनका आयोजन करवाइए। कब? 1928 में। राष्ट्रमंडल खेल पहले हुए कब थे? 1930 में। कब हुए थे? 1930 में हुए थे। ठीक है, कहां पर हुए थे? कनाडा में हुए थे। ध्यान रखना, ये भी कहां पर आयोजित हुए थे? कनाडा में आयोजित हुए थे। इसके साथ ही बात करें कि भारत जो है ना, वो कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था? तो 1930 में जो हुए थे उनमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। यह भी ध्यान रखना, 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अब बात आती है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कब हिस्सा लिया, हमारे देश ने कब हिस्सा लिया? तो दूसरा जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1934 में लंदन में। कहां पर हुआ था? लंदन में। उसमें भारत ने हिस्सा लिया था, भाग लिया था। 1930 के बाद लगातार 4 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। इन गेम को अन्य नामों से भी जाना जाता है। फ्रेंडली गेम्स भी इनको बोला जाता है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स भी इनको बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना कि राष्ट्रमंडल खेलों की हम बात कर रहे हैं। 1928 में कनाडा के एथलीट थे बॉबी रॉबिन्सन, उनको ये भार सौंपा गया था राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का, और 30 में हुआ आयोजन कनाडा में, जिनमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? 1934 में, जो दूसरे राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। कहां पर? लंदन में। आ गई बात समझ में? पॉइंट क्लियर? चले, तो अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्ट्रोक है? इनमें से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्ट्रोक है? जो भी खेल होते हैं उन खेल से संबंधित जो भी शब्दावली होती है वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस शब्दावली से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया गया है कि तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है, तो कौन सा है? बटरफ्लाई। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए, इसमें और भी शब्द है तैराकी खेल से संबंधित। एक तो आपका बेस्ट स्ट्रोक है, बेस्ट स्ट्रोक। एक आपका जैन स्ट्रोक है, जैन स्ट्रोक। और एक आपका बैक स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक। और भी बात करें, फ्रंट लोन है। ये भी किससे संबंधित है? आपके तैराकी से संबंधित हैं। तैराकी के खेल से संबंधित हैं कौन कौन से? बटरफ्लाई स्ट्रोक हो गया, बेस्ट स्ट्रोक हो गया, जैन स्ट्रोक हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया, और एक फ्रंट लोन जो है वो भी किससे संबंधित है? तैराकी के खेल से संबंधित है। तो खेलों से संबंधित जो भी शब्दावली है उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी शब्दावली किस खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जब मैंडलिफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं साइंस की। मैंडलिफ की आवर्त सारणी के बारे में अच्छे से आपने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा कि जो मैंडलिफ थे उन्होंने अपना काम शुरू किया, आवर्त सारणी के तत्वों को ज्ञात करना शुरू किया, तब उस समय कितने तत्व थे ये आपको बताना है। तो कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, मैंडलिफ की आवर्त सारणी के नाम से आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी को। और मैंडलिफ ने जब अपना काम शुरू किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? इनमें से कौन सा उत्सव है, फसल उत्सव है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा है वो आपका यहां पर है? ऑप्शन बी, नुआखाई। कौन सा है? नुआखाई। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद ये नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। और ये नुआखाई जो उत्सव है ना, वो किस प्रकार का है? एक प्रकार का फसल उत्सव है जो कि पश्चिमी उड़ीसा के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। चलिए बात करें गुड़ी पड़वा के बारे में। ऑप्शन ए आपके सामने है, तो यह संबंधित है महाराष्ट्र से। किससे संबंधित है?
महाराष्ट्र राज्य से। और भी संबंधित है, नृत्यों की बात करें, कोली हो गया आपका, लावणी जो नृत्य है वो भी किससे संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ओणम की बात करें तो ये केरल से संबंधित है, किससे संबंधित है, केरल से। केरल के शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो एक तो आपका कथकली है और एक आपका मोहिनी अट्टम है। कौन सा है, मोहिनी अट्टम। ये दो तो आपको पता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो कथकली है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है और जो मोहिनी अट्टम है ना वो भगवान विष्णु से संबंधित है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद है वांगला, तो ये किस राज्य से संबंधित है, मेघालय से संबंधित। किस राज्य से संबंधित है, मेघालय से संबंधित है वांगला। इसी के साथ एक और ध्यान रखना, खर्ची पूजा जो कि इंपोर्टेंट है। खर्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है, त्रिपुरा से। किससे संबंधित है, त्रिपुरा से। ये भी आपको ध्यान रखना है। नुआखाई के बारे में एक पॉइंट क्लियर हो गया कि उड़ीसा से संबंधित है। उसके बाद हमने बात की गुड़ी पड़वा की, जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र में और नृत्यों के बारे में बात की, कोली हो गया, लावणी हो गया, डिंडी हो गया, ये किससे संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से। ओणम किससे संबंधित है, केरल राज्य से। केरल के दो इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली हो गया, एक मोहिनी अट्टम हो गया। कथकली किससे संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है और मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु से संबंधित है। वांगला के बारे में बात करें तो ये मेघालय का है। किस राज्य से संबंधित है, मेघालय से। एक है आपका खर्ची पूजा जो किस राज्य से संबंधित है, जो त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो बात समझ में आ गई। चले अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे, जिन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। तो बुद्ध की जीवनी किस नाम से जानी जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बुद्ध चरित के नाम से। अब प्रश्न यहां पर है कि कौन थे वो जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो प्रश्न से संबंधित पॉइंट क्लियर करें तो वो थे अश्वघोष। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखिए, बात करें अश्वघोष के बारे में तो इनको बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म का वाल्मीकि। किनको, अश्वघोष को। साथ ही जो बुद्ध चरित है, इस बुद्ध चरित को बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म की रामायण। ये दोनों पॉइंट जो है ना वो आपके क्लियर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अश्वघोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि, और जो बुद्ध चरित है, जो बुद्ध की जीवनी है, गौतम बुद्ध की जीवनी है, उसको बोला जाता है बौद्ध धर्म की रामायण। प्रश्न में आपने देखा होगा कनिष्क के बारे में बात की गई है। तो कनिष्क के बारे में बात की है तो बात करें कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संप्रदाय था। किसका, महायान जो शाखा थी उसका अनुयायी था। कौन, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था वो एक तो मूर्तिकला का हुआ था, मूर्तिकला के क्षेत्र में, और एक हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। ये दो चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक मूर्तिकला और एक वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। एक और पॉइंट ध्यान रखना, इसी के समय में या बोल सकते हैं इसी के काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया था। खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का जो निर्माण हुआ था वो किसके काल में हुआ था, कनिष्क के काल में हुआ था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको, कि बुद्ध की जो है वो खड़ी प्रतिमा का जो निर्माण है वो किसके काल में हुआ था, कनिष्क के काल में। और सबसे ज्यादा जो विकास हुआ वो किस क्षेत्र में हुआ, एक तो मूर्ति के क्षेत्र में और वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक कनिष्क के समय में विकास हुआ था। बुद्ध चरित जो बुद्ध की जीवनी है किसके द्वारा लिखी गई, अश्वघोष के द्वारा, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, और यहां पर बात करें बौद्ध धर्म का जो वाल्मीकि है वो किनको बोला जाता है, अश्वघोष को, और बौद्ध धर्म की जो रामायण है वो बोला जाता है बुद्ध चरित को। किसको, बुद्ध चरित को। आ गई बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है। यहां पर बात हो रही है बाह्य ग्रह, तो आपने पढ़ा होगा जो ग्रह है हमारे उनको बाह्य और आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, बाह्य और आंतरिक ग्रह। यहां पर बाह्य ग्रहों के यदि बारे में हम बात करें तो आपका आता है बृहस्पति,
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 ग्रह हो गए। इसके बाद बात करें हम बुध, शुक्र, मंगल और चौथा हो गया आपका पृथ्वी। अब देखिए ये जो 4 है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको तो बोला जाता है बाह्य ग्रह, या फिर ये आते हैं बाह्य ग्रह की श्रेणी में। किस ग्रह की श्रेणी में? बाह्य ग्रह की श्रेणी में। और ये आपके जो है ना बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ये आते हैं आपके आंतरिक ग्रह की श्रेणी। किस ग्रह की श्रेणी में? आंतरिक ग्रह की श्रेणी में। अब प्रश्न क्या पूछा है कि सौर मंडल का बाह्य ग्रह कौन सा है? तो बाह्य ग्रह इन 4 में से देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है। तो कौन सा है? शनि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पॉइंट क्लियर? ये समझ में आ गया कि बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, और आंतरिक ग्रह जो है ना वो कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। शनि जो है ना वो हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसमें वलयों की संख्या के बारे में इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न पूछा जाता है, वलयों की संख्या कितनी है? शनि में जो वलयों की संख्या, छल्लों की संख्या बोल सकते हैं, वो है 7। कितनी है? 7। और शनि का जो ग्रह है वो कौन सा है? टाइटन। कौन सा है? शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। कौन सा है? टाइटन। ठीक है, पॉइंट क्लियर। शनि के उपग्रह का नाम है टाइटन। शनि में जो वलयों की संख्या है वो कितनी है? छल्लों की संख्या 7 है। बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है वो बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल और पृथ्वी जो है वो आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया था? देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 है ना, जिसे मिनी संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें ऐसे बहुत से बदलाव किए गए थे जो कि आगे जो संविधान संशोधन हुआ 44 हुआ, उनमें उन संविधानों को, उन गलतियों को सुधारा भी था, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि जो लोकसभा है उसका कार्यकाल जो है ना वो 5 से 6 वर्ष, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसको वापस 5 वर्ष कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको वापस 5 वर्ष कर दिया गया। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो 42वें संविधान संशोधन के दौरान हुई थी। अब प्रश्न में क्या दिया गया कि कौन सा नया भाग सम्मिलित किया गया? तो नया भाग जो था वो आपका है ऑप्शन बी 4A। 4A जो है वो नया भाग सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि भाग 4K में क्या ऐड किया गया था? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर कहाँ से लिए गए? ये रूस से ग्रहण किए गए थे। कहाँ से ग्रहण किए गए थे? रूस से ग्रहण किए गए थे। 10 ऐड किए गए थे, एक बाद में किया गया था, बाद वाला किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, जिसके द्वारा 21A आर्टिकल भी ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब मेन बात क्या है कि जो मूल कर्तव्य है ना वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, या बोल सकते हैं न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ध्यान रखना, एक तो आपकी प्रस्तावना हो गई, क्या हो गई? प्रस्तावना। एक आपके डीपीएसपी हो गए, नीति निदेशक तत्व है। एक आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य हो गए। ये तीनों जो है ना वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। केवल फंडामेंटल राइट जो आपके मौलिक अधिकार हैं यही न्यायालय में वाद योग्य है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक कि प्रस्तावना, नीति निदेशक तत्व है और आपके मौलिक कर्तव्य न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। किसकी बात करें? आयात को प्रतिबंधित करता है। टैरिफ और कोटा जो है ना वो क्या करते हैं? आयात को प्रतिबंधित करते हैं और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करते हैं। ऑप्शन ए और बी क्या होगा? करेक्ट होगा, जिसमें यहां पर किस में दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया, ए और बी दोनों।
ठीक है। इसमें क्या है कि टैरिफ जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय सामान जो है ना उस पर लगने वाला कर है। कोटा की बात करें, कोटा के बारे में बात करें, जो कोटा है ना ये आपका सुना होगा, राजस्थान का एक जिला है कोटा, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हम, बात कर रहे हैं कोटा अर्थव्यवस्था से संबंधित एक पॉइंट है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कोटा जो है ना वो घरेलू क्षेत्र की रक्षा करता है। जो घरेलू क्षेत्र है ना उत्पादक जो है उनकी विदेशी प्रतिस्पर्धा में क्या करता है, सहायता करता है। और टैरिफ क्या होता है, जो कर लगाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आयात पर, उसको बोला जाता है टैरिफ। क्या बोला जाता है, टैरिफ बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने बात की इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास समझ में आई होगी, जो भी पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट करें, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।